लेकिन उससे पहले ज़रा हम ये समझ लेते हैं, ये दोनों टॉपिक शुरू करने से पहले, कि व्हाट इज़ क्राउलिंग। ठीक है, क्राउलिंग क्या होती है। हम लोगों ने अपनी वेबसाइट बनाई और हमने अपनी वेबसाइट को लाइव कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ऑनलाइन एक यूआरएल आ गया, www.abc.com, कोई भी, जो भी हमने डोमेन खरीदी। जो काम हम कर रहे हैं और लोग भी बहुत सारे कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अब हमारी वेबसाइट कैसे दिखी जा रही है, यूआरएल टाइप करने से। बट इट इज़ नॉट एसईओ। आपकी ब्रांड का नाम, आपकी कंपनी का नाम तो बहुत महदूद लोगों को पता होगा ना, बहुत कम लोगों को पता होगा, सबको तो नहीं पता। लेकिन जो बाकी के लोग हैं उन्हें आपकी प्रोडक्ट से कुछ कंसर्न है, यानी जो चीज़ें आप बेच रहे हैं वो लोग खरीदना चाहते हैं वो चीज़ें। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी प्रोडक्ट्स या हमारी सर्विसेज, दो ही तरह के काम हो सकते हैं ना, या प्रोडक्ट या सर्विसेज। तो हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं या हमारी जो सर्विसेज हैं, अगर कोई बंदा उनको लिखे, जो हमने कीवर्ड रिसर्च पढ़ा था, उनको लिखे तो हमारी वेबसाइट ऊपर आ जाए, ये हम चाहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, गूगल के पास कोई लोगों की वेबसाइट का डेटाबेस होगा किसी जगह पे पड़ा हुआ। जब कोई बंदा सर्च करेगा वो उसको मैच करेगा और उस मैच पर जो वेबसाइट पूरी उतरती होगी वो उसको दिखा देगा। ऐसे ही है ना, ये है प्रोसेस एसईओ का। लेकिन ये प्रोसेस कैसे होता है, गूगल ने सब वेबसाइट को एक सर्वर के ऊपर रखा हुआ है। जैसे आप लोग कोई स्टेटमेंट बनाते हैं, एक्सेल में एक शीट बना लेते हैं, तो सब चीज़ें एंट्री कर लेते हैं, इंडेक्सिंग कर लेते हैं ना उसकी, और अपने हिसाब से कि भाई वैल्यूज़, बड़ी वैल्यू ऊपर है, नहीं छोटी वैल्यू ऊपर है, एक पूरा रिजल्ट बन जाता है, सैलरी शीट बन जाती है, या कोई भी और चीज़ इस तरह की बन जाती है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये गूगल ये काम कर कैसे रहा है, मतलब गूगल को कैसे पता लगेगा कि उसे मेरी वेबसाइट को दिखाना है। सो गूगल क्या कर रहा है, बेसिकली ऑनलाइन वेबसाइट को देखने लगा हुआ है, मुसलसल देखने लगा हुआ है। ठीक है, एनालाइज कर रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें वेबसाइट्स हैं और कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जो अच्छे स्टैंडर्ड्स को पूरा कर रही हैं, और फिर वो उनकी क्या करता है, रिपोर्टिंग कर रहा है अपने पास, और उनकी इंडेक्सिंग भी कर रहा है, और उनको अपने पास उसी तरतीब से सेव कर लेता है। तो जो सबसे अच्छी वेबसाइट होती है उसे ऊपर रख लेता है। तो जब भी कोई बंदा कुछ सर्च करता है तो जो सबसे अच्छी वेबसाइट होती है वो दिखा देता है। ये तो एक सिंपल सी हमने बात समझी। लेकिन उसका जो प्रोसेस है उसको अगर हम टेक्निकली समझने की कोशिश करें कि वो प्रोसेस क्या होता है, तो इस प्रोसेस के अंदर सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि गूगल आपकी वेबसाइट को डिस्कवर करता है। भाई ऑनलाइन है ना, अब गूगल ने उसे ढूंढा, देखा कि ये वेबसाइट ऑनलाइन है, तो उसने उसको डिस्कवर कर लिया, उसे मिल गई। उसके बाद हमारा अगला प्रोसेस होता है क्राउल करने का। तो गूगल क्या करता है, उस वेबसाइट की क्राउलिंग करता है, देखता है कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं। अच्छा, अब वो क्या वेबसाइट इस काबिल है कि उसे दिखाया जाए, कि इस काबिल ही नहीं है कि उसे दिखाया जाए। अगर तो गूगल को लगेगा कि ये वेबसाइट क्राउलेबल नहीं है, मुझे इसे क्राउल करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं इसे क्राउल नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरे स्टैंडर्ड्स पे पूरा नहीं उतरती, तो इसका मतलब क्या, उसने इसे छोड़ दिया। तो जब ने उसे उस वेबसाइट को छोड़ ही दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, वो वेबसाइट रैंक होगी नहीं होगी, उसकी इंडेक्सिंग ही नहीं होगी। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ वेबसाइट रैंकिंग। ये जो विजिबिलिटी में आपको वेबसाइट्स नज़र आ रही होती हैं, इस प्रोसेस से गुजर रही होती हैं, जो हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये वो वाला प्रोसेस है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये सारी बातें मैंने आपको क्यों बताई, इसलिए बताई कि हम ये समझ लें कि गूगल क्या चाहता है और हमें क्या करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या चाहते हैं। जैसे आप इस कॉलेज में आए, कोर्स कर रहे हैं, एक आपकी इंटेंशन है आपको सर्टिफिकेट मिल जाए, एक आपकी इंटेंशन है आप प्रोफेशनल हो जाए, दो ही इंटेंशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल क्या चाहता है, गूगल कहता है कि कौन से लोग हैं जो मेरे स्टैंडर्ड्स को पूरा कर रहे हैं, उन्हें मैं क्राउल करूंगा। जैसे आप कॉलेज के स्टैंडर्ड्स और अपने ट्रेनर के स्टैंडर्ड्स को पूरा करेंगे तो आप सर्टिफिकेट क्वालिफाई करेंगे, इसी तरह हम गूगल के स्टैंडर्ड्स को पूरा करेंगे तो हम SCRP पे नजर आना क्वालिफाई करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, गूगल क्राउल कर रहा है तो हमारी पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी, यानी हमारी पहली एफर्ट क्या होगी, हम क्या चाहते हैं कि गूगल हमें बार बार क्राउल करे। और जब क्राउल करे तो हम अगली एफर्ट क्या होगी कि वो हमें इंडेक्सिंग में टॉप पे रखे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम चाह रहे हैं कि गूगल हमें क्राउल करे, और हमें यह भी पता लग गया कि गूगल क्राउल करता है वेबसाइट्स को।
लेकिन जब वो वेबसाइट्स को क्रॉल करता है तो क्या करता है, कैसे क्रॉल करता है, ये दो चीजें समझने के लिए आज के हमारे दो टॉपिक्स हैं। एक है साइट मैप और एक है रोबोट्स। पहले हम साइट मैप को देखेंगे, ठीक है। व्हाट इज साइट मैप? साइट मैप क्या होता है? नाम से ही अंदाजा हो रहा है वैसे, अगर इन शॉर्ट कहें कि भाई ये हमारी वेबसाइट का एक मैप है। हुँ? जैसे गूगल मैप है ना, तो आपने किसी को एड्रेस देते हैं तो बंदा उसे फॉलो करते हुए आपकी लोकेशन पे आ जाता है। इसी तरह मैं अपनी वेबसाइट का साइट मैप बनाऊंगा और गूगल को दे दूंगा। गूगल लोकेशन को नहीं, गूगल को दे दूंगा कि भाई ये मेरी वेबसाइट का साइट मैप है, ताकि जब भी आप क्रॉल करने आए तो आपको कोई डिफिकल्टी ना हो और मेरी पूरी वेबसाइट का नक्शा आपको समझ में आ जाए। अब वो साइट मैप कैसे बनाना है? हमने कोई मैप की शक्ल में बनाना है? नहीं, हमने अपनी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर बनाकर गूगल को दे देना है। आमतौर पर वेबसाइट का नक्शा क्या है? जैसे कॉलेज का नक्शा क्या है? एंटर होते हैं, इंफॉर्मेशन ऑफिस, डेस्क, क्लासरूम, ऊपर क्लासरूम, सीढ़ियां चढ़ने हैं, तो ये एक नक्शा है ना हमारे कॉलेज का। अगर हमने किसी को बताना होगा तो हम यही बताएंगे। लेकिन कल को ये वाला कमरा लैब बन जाए, कंप्यूटर लैब बन जाए, तो यहाँ पर कंप्यूटर्स भी आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? वो जो पुराने वाला नक्शा था वो तो वैलिड नहीं रहा। अब जब मैं किसी को मैप बताऊंगा तो नया मैप बताऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अगर आपकी वेबसाइट में चेंजेस होंगी, फ्रीक्वेंटली चेंजेस हो रही होंगी, तो आप उन चेंजेस को भी गूगल को अपडेट करते रहेंगे। मतलब क्या हुआ? नया साइट मैप बना कर देंगे। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट में कोई चेंजेस नहीं होती, वही चल रही हैं जो पहले थी, उसी तरह का ही नक्शा है। भाई आज से 6 साल पहले भी जब कॉलेज में आए थे तो ये क्लासरूम ही था, आज आए हैं तो आज भी क्लासरूम है, इसका मतलब बाकी सब चीज़ें भी उसी तरह ही हैं। तो इसका मतलब है कि मुझे अब दोबारा से किसी को साइट मैप देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं हर महीने अपनी वेबसाइट के डिज़ाइन में कुछ चेंजेस कर दूं, होम का बटन, कोर्सेज, कोर्सेज के अंदर नए कोर्सेज आ जाएं, उनकी पोजीशन चेंज हो जाए, सर्विसेज भी ऐड कर दें, गैलरी में पहले सिर्फ तस्वीरें आती थी, अब वीडियोस भी आनी शुरू हो गई, तो स्ट्रक्चर तो चेंज हो गया। जब जब आप अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, हम साइट मैप बनाएंगे। समझ में आ गया? व्हाट इज साइट मैप? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्या करना है? अपनी वेबसाइट का साइट मैप बनाकर गूगल को दे देना है। अब दो बातें कर लेते हैं। एक बात में क्या कह रहे हैं हम कि साइट मैप बनाकर दे देना है, एक बात में हम कहते हैं साइट मैप बनाकर नहीं देते। तो जब हम साइट मैप बनाकर नहीं देते तो गूगल कंफ्यूज होगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप 6 साल के बाद इधर आए और चीजें चेंज हो। आप ढूंढ तो लेंगे कि भाई ये वाली क्लासरूम अब अल्टरनेटिवली कहां पर है, मगर इसमें आपकी एफर्ट बहुत लगेगी, ठीक है ना। ढूंढेंगे क्लास कहाँ गई भाई, ये वाली। लेकिन जब आप एफर्ट करेंगे, कभी ऊपर जाएंगे कभी नीचे आएंगे, तो कहीं पर तो ये क्लासरूम मिल ही जाएगा आपको कि भाई ये वाली सारी कुर्सियां ऊपर शिफ्ट हो गई हैं, ये एलसीडी भी ऊपर चली गई है। लेकिन आपका टाइम वेस्ट होगा। लेकिन जैसे ही आप आए तो कोई बंदा आपको पहले ही बता दे कि भाई अब ये रीडिज़ाइन हो चुका हुआ है नक्शा सारा, अब इस तरह है कॉलेज की चीज़ें हैं। तो जब आपकी वेबसाइट में भी कुछ चेंजेस आए तो आप भी गूगल को बता देंगे भाई अब चीज़ें चेंज हो गई हुई हैं, तो क्या होगा? गूगल के लिए आसानी हो जाएगी। देखिए हम गूगल पे रैंकिंग करना चाह रहे हैं, तो गूगल को अंडरस्टैंड करने में जितनी भी हम आसानी देंगे, इसका मतलब है हम अपनी रैंकिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज ओपन कर रहे हैं। यानी हमें क्या करना है? अपनी वेबसाइट का साइट मैप बनाना है और गूगल को दे देना है। ये वाला हमारा साइट मैप उस वक्त तक वैलिड रहेगा जब तक हमारी वेबसाइट में कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं आती। जिस दिन आपकी वेबसाइट में कोई एक भी स्ट्रक्चरल चेंज आई, आप फिर क्या करोगे? नया साइट मैप बना दोगे और फिर गूगल को सबमिट कर दोगे। ये हमारे पास टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे पास कैनोनिकल टेक्निकल एसईओ का फैक्टर था, ये भी टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब हम क्या करने वाले हैं? अपनी वेबसाइट का साइट मैप बनाने लगे हैं। वेबसाइट का साइट मैप कब बना सकते हैं? जब आपकी वेबसाइट लाइव हो, चल रही होगी, तभी बता सकेंगे ना ये नक्शा इस वेबसाइट का। अगर अब मैं उस पर अभी काम कर रहा हूँ और मैंने अभी काम ही कर रहा हूँ, अभी तक मैंने उसको ऑनलाइन नहीं किया, तो साइट मैप नहीं बनेगा। साइट मैप किसका बनेगा? जो लाइव वेबसाइट होगी। लेकिन इसमें हमें HTML की तरह कुछ नहीं करना भाई, ऑटो ऑटो पे होगा सब कुछ, ठीक है। हमें सिर्फ ट्रिक पता लगना चाहिए कि कैसे बनेगा। तो मैंने कोई कोडिंग नहीं करनी। कैसे बनेगा देखें। हम गूगल पर आते हैं और यहां आकर ना मैं एक सर्च टर्म लिखता हूं। क्या लिख रहा हूं देख लीजिएगा। ऑनलाइन साइट मैप जनरेटर, नाम से पता लग गया। ऑनलाइन साइट मैप जनरेटर मतलब क्या हुआ कि मुझे कोई टूल चाहिए जो मेरी वेबसाइट का साइट मैप बना दे। ये ऑटोमेटिक
चलिए अब मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ये जो पहली वेबसाइट आई थी ना मैंने उस पर क्लिक कर दिया। में 3 4 5 6 10 वेबसाइट्स आ रही थी भाई, 2 3 को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, काम तो एक ही करना है ना हमने। अब आप देखें आगे वो आपसे क्या पूछ रहा है, कहता है भाई ये वाली वेबसाइट का साइट मैप बनाना है। चलें ये लिखा आ रहा है, कोई किसी भी वेबसाइट का यूआरएल पहले से ही आ रहा है, मैं कहता हूँ भाई इसका बना दो, इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूँ। चलिए वैसे ही मैंने अपने लिए कॉपी किया, बनना शुरू हो गया साइट मैप, ये साइट मैप जनरेट हो रहा है। अच्छा अब पहले हम जो फाइलें बना रहे थे सारी की सारी फाइलें HTML थी, ऐसे ही है ना। ये जो साइट मैप की फाइल है इसका स्पेसिफिक नाम है, बिल्कुल उसी तरह जैसे होम पेज का स्पेसिफिक नाम था इंडेक्स, इस फाइल का स्पेसिफिक नाम है साइट मैप और इसकी एक्सटेंशन है XML। पूरा नाम क्या बन गया, साइट मैप डॉट XML। लेकिन ये बनने लगा हुआ है। अच्छा एज ए एसईओ एक्सपर्ट जब मैं किसी की वेबसाइट की ऑडिट करूंगा, भाई ऑडिट तो करूंगा ना, डॉक्टर के पास जाएं वो भी आपका ऑडिट करता है ना, मैकेनिक के पास गाड़ी लेकर जाएं वो भी ऑडिट करता है। ये तो नहीं कि डॉक्टर के पास सीधा जाए और उसने इंजेक्शन पकड़ के रखा हुआ है एकदम ही यूं, इंजेक्शन लगाने के बाद पूछेगा हाँ भाई दर्द तो नहीं हुई, ऐसे तो ना, पहले देखेगा बुखार चढ़ा हुआ है, गला खराब है, भाई क्या मसला है, आंखों में मसला है, पूछेगा ना। तो इसी तरह जब हमारे पास कोई वेबसाइट आएगी तो हमें भी तो पहले ये देखना है ना कि क्या उसका साइट मैप बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, पहले तो हम ये देखेंगे, ठीक है। कैसे देखेंगे, ये मैं इसको बनने देते हैं और इधर आ जाते हैं, ये मैंने उसकी वेबसाइट का यूआरएल दे दिया, कॉपी कर लिया था ना उधर से, ठीक है। या आप कोई भी वेबसाइट सकते हैं ये सारी प्रैक्टिस करने के लिए। इसके आगे आप स्लैश लगाने के बाद लिखोगे साइट मैप डॉट XML, लिख दिया, एंटर कर देते हैं। उसे भी करने दो भाई, बना दो, क्या हो गया, डेटा आ गया। मतलब है कि वेबसाइट का साइट मैप पहले से बना हुआ है, ये तो अभी बनाने पे लगा हुआ है ना, ठीक है। क्या कहता है भाई कितनी वेबसाइट स्कैन हो गई हैं अभी तक मेरे पास, स्कैन 100, बन गया, खत्म हो गया ना काम। अब ये क्या लिखा हुआ है, व्यू साइट मैप डिटेल्स, इस पे क्लिक कीजिए, क्या है, डाउनलोड, ये डाउनलोड हो गया डाउनलोड, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक साइट मैप की फाइल पड़ी है तो उसने इसका नाम क्या कर दिया 1, ये भी ध्यान में रखिएगा, इसके नाम के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके पास कोई पुरानी किसी वेबसाइट का साइट मैप पहले डाउनलोड में पड़ा हो तो पहले डिलीट कर दें और फिर जनरेट करें, ताकि आपकी वेबसाइट का एग्जैक्ट नाम क्या बने, साइट मैप डॉट XML, ठीक है। 01 02 03 ये नहीं होना चाहिए। ये क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने पहले भी किसी को पढ़ाया होगा या किसी वेबसाइट का साइट मैप बनाया होगा तो वो लिस्ट में आ गया। एक दफे ये दोबारा बता दें कि XML होता क्या है, एक्सटेंशन है। XML ना, बिल्कुल, ये जैसे HTML एक्सटेंशन है ना, जैसे TXT फाइल एक्सटेंशन है, इसी तरह XML एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज एब्रीविएशन है इसका, ठीक है। कोई इतना हमारा कंसर्न नहीं है कि एब्रीविएशन क्या होता है, लेकिन ये XML फाइल एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज होती है, ठीक है। ये पता लग गया ये HTML नहीं है, ये एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज हम किसको दे रहे हैं, गूगल के क्राउलर को दे रहे हैं, कि उसको पता लग जाएगा क्या चीज है। इसको यूजर्स ने नहीं पढ़ना, इसको गूगल के क्राउलर ने रीड करना है। क्यों रीड करना है, इसलिए कि भाई वो जब हमारी वेबसाइट को देखेगा और हमने उसको पूरे का पूरा नक्शा दिया होगा तो क्या होगा, उसका टाइम बच जाएगा, बजाय इसके कि एक एक जगह से आइडेंटिफाई करे क्या चीज़ चेंज हुई है तो जल्दी चला जाएगा। अच्छा अब हम गूगल का टाइम क्यों बचा रहे हैं भाई, गूगल के टाइम की हमें क्या प्रॉब्लम है, हाँ, इसलिए कि गूगल जब भी किसी, भाई गूगल आपकी वेबसाइट को तो नहीं देख रहा ना, सिर्फ कितनी वेबसाइट्स को उसका क्राउलर ने देखना है, और क्राउलर जब किसी वेबसाइट को देखता है तो हम कहते हैं उसने हमारी वेबसाइट पे टाइम स्पेंड किया, ऐसे ही है ना, ये कहेंगे ना जनरली, बट दैट इज कॉल्ड क्राउल बजट। गूगल ने जितनी भी लाइव वेबसाइट्स हैं जब उसे क्राउल करता है तो उसके लिए कोई ना कोई लाइव बजट रखा हुआ है, सॉरी क्राउल बजट रखा हुआ है। क्राउल बजट का मतलब क्या हुआ, आसान अल्फाज में, क्राउल टाइम, ठीक है। अब ये क्राउल बजट कितना है, नॉट स्पेसिफाइड, बिल्कुल ऐसे ही है। इसकी एग्जांपल मैं अक्सर ऐसे देता हूँ कि वो जैसे स्कूल सुबह सुबह शुरू हो जाता है, क्लास पहला पीरियड लग गया, पहला पीरियड लगा तो वो हेडमास्टर साहब आ गए, अब हेडमास्टर साहब ने विजिट करना है, भाई अक्सर फोन आएगा सुबह सुबह तो विजिट पर है ना, तो पहले एक क्लास में, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में। कोई स्टूडेंट जज नहीं कर सकता रोजाना कि आज हेडमास्टर साहब हमारी क्लास में कितनी देर रहेंगे, हाँ शरारतें शुरू कर दे तो शायद रहे, लेकिन वैसे नहीं कर सकते कि अभी देखना हेडमास्टर साहब आएंगे और 7 सेकंड के बाद निकल कर चले जाएंगे,
वो हेडमास्टर साहब का अपना है कि वो कितना टाइम गुजारा। इसी तरह क्राउल का भी जो टाइम है ना, नॉट स्पेसिफाइड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 20 सेकंड्स, नॉट स्पेसिफाइड। ये डिसाइड किसने करना है? क्राउलर ने खुद करना है कि मुझे इस वेबसाइट को रीड करने के लिए कितनी देर इस वेबसाइट पे रहना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम अपनी वेबसाइट पे ऐसा काम करेंगे कि हम समझें कि भाई वेबसाइट पे क्राउलर ने बहुत कम टाइम गुजारना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन क्राउलर को पहुंचा दें। और क्राउल टाइम जो होता है उसे हम एसईओज उसे क्या कॉल करते हैं? क्राउल बजट, नॉट टाइम। ये मैंने आपको समझाने के लिए वर्ड टाइम इस्तेमाल किया, बट क्राउल बजट मीन्स जो भी टाइम क्राउलर ने आपकी वेबसाइट पे स्पेंड करना है उसे हम बोलेंगे क्राउल बजट। ठीक हो गया? अब हम क्या करेंगे भाई, साइट मैप बन गया, अब हमने क्या करना है? इस साइट मैप को अपलोड करना है, ऐसे ही है ना? वेबसाइट भी तो अपलोड की हुई है। तो जहां पर आपकी वेबसाइट अपलोड होती है, मैंने आपको बताया भी था कि वेबसाइट को जब हम होस्टिंग में देखेंगे, मैं आपको अपलोड का लेक्चर दूंगा, आ जाएगा इसके बाद एक, ठीक है? तो वहां पर हमारे पास एक फोल्डर होता है पब्लिक HTML का, जहां से ऑटोमेटिक इंडेक्स की फाइल चलती है। मैंने कहा था ना www.deckitchen.org, तो चल कौन सी फाइल रही है? इंडेक्स। ये कहां पड़ी हुई हैं सब चीजें? पब्लिक HTML के फोल्डर में। तो गूगल क्या कह रहा है कि जो आपका साइट मैप है इसको भी आप पब्लिक HTML में रखें। लेकिन एक्चुअली इसको हम टेक्निकली कैसे कॉल करेंगे? हम कहेंगे कि भाई हमारी वेबसाइट रूट में होनी चाहिए। ये जो पब्लिक HTML का फोल्डर है दैट इज कॉल्ड रूट फोल्डर। तो जहां पर आपकी इंडेक्स है वहीं पर आप अपनी साइट मैप की फाइल को भी अपलोड कर देंगे। हो गया, ये काम हो गया हमारा पूरा। अच्छा, दूसरी चीज क्या है हमारे पास? अब हमने कहा पहले ये चेक करना है, तो दूसरी चीज क्या थी भाई? रोबोट्स। चलिए वापस आ जाए, हम कहते हैं भाई अब जरा रोबोट्स को भी चेक कर लें, फिर हम देखते हैं रोबोट्स की फाइल क्या होती है। इस फाइल का नाम है रोबोट्स, ROBOTS.txt। फिर HTML फाइल नहीं है, ये भी टेक्निकल SEO का फैक्टर है। मैं कह ये वाली फाइल भी HTML फाइल नहीं है। सिंपल, सबको पता लग रहा है ये कौन सी फाइल है? सिंपली टेक्स्ट फाइल है, जैसे हम वैसे टेक्स्ट फाइलें बना लें। तो टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट इंफॉर्मेशन की शक्ल में हम क्राउलर को कुछ इंफॉर्मेशन देने लगे हैं। लिखें जरा, पहले मैंने किया तो मैंने टेस्ट किया कि रोबोट्स बनी हुई है कि नहीं बनी हुई, देखना है ना? देखें बनी हुई है, बनी हुई है 3 लाइनों में। देखें 3 लाइनों में रोबोट्स की फाइल बनी हुई है, पढ़ लें जरा, ताकि आप जब जो पढ़ें तो आपको समझ में भी आ जाएगा। फिर नंबर 1 पे लिखा हुआ आ रहा है यूजर एजेंट, आगे एक सितारा बना हुआ है ना, स्टैरिक। फिर लिखा हुआ आ रहा है अलाउ कॉलन, और फिर लिखा हुआ आ रहा है साइट मैप। ये वही लिखा हुआ आ रहा है जो मैंने किया, साइट मैप HTTPS, वेबसाइट का नाम स्लैश, आगे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, ठीक है? चलिए, अब अगर तो आप IT के स्टूडेंट हैं तो आपको समझ में आएगा कि स्टैरिक और क्वेश्चन मार्क क्या होता है। ये होते हैं वाइल्ड कार्ड्स, 2 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे मैं ये कहूँ ना कि भाई अली इधर आ जाए, फिर मैं कहूँ आमिर इधर आ जाए, फिर मैं कहूँ एक और स्टूडेंट का नाम अली से है, भाई असद इधर आ जाए। एक तरीका मैं क्या कह सकता हूँ, कैसे स्टूडेंट जिनका नाम A से शुरू होता है इधर आ जाए, ऐसे ही है ना? तो क्या किया मैंने? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर दिया। तो जब आपने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की जगह पर कोई कार्ड इस्तेमाल करना हो, वो कब इस्तेमाल होगा? सिमिलैरिटीज की शक्ल में, जब नामों में कुछ सिमिलर होगा। 2 वाइल्ड कार्ड्स होते हैं हमारे पास, एक होता है स्टैरिक। स्टैटिक कौन सा इनमें? जी, स्टैटिक कौन सा है? स्टैरिक कौन सा है इसमें से? दिस वन, सितारा बना हुआ है ना, इज कॉल्ड स्टैरिक। और क्वेश्चन मार्क तो पता लग ही रहा है आपको, क्वेश्चन मार्क कौन सा है। स्टैरिक का जो कैरेक्टर होता है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को। मिसाल के तौर पर मैं कहूं जिन लोगों का नाम A से शुरू होता है वो बाहर आ जाए। अब एक बंदे का नाम है असद, एक का नाम है अली, एक का नाम है आमिर, एक के कहीं नाम के बीच में कहीं और जाकर A आता है, सारे A वाले निकल आएंगे बाहर, आ जाएंगे ना? तो मैंने क्या किया, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर दिया, सिर्फ ये बताया कि A से शुरू होने वाले नाम आ जाए, A से स्टार्ट होने वाले आ जाए। अच्छा, अब
इसने क्या किया, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर दिया, एक को नहीं किया। मतलब अली जो है उसके आगे 2 कैरेक्टर्स हैं, असद के आगे तो ज्यादा है ना, अमीर के आगे उससे भी ज्यादा है, लेकिन सबके नाम का शुरू कहां से हो रहा है, ए से हो रहा है, आगे जितने मर्जी कैरेक्टर्स हो। यानी इसका मतलब क्या हो, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कहां यूज करते हैं, जहां पर वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, दैट इज वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। अच्छा, अब क्वेश्चन मार्क क्या है, इसका बिल्कुल उल्टा है। वाइल्ड कार्ड क्या करता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, क्वेश्चन मार्क सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो दूसरे नंबर पर मैंने लिख दिया ना साइट, साइट में आपके सामने सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, कहता भाई कि साइट मैप मैंने बनाया हुआ है, लेकिन साइट मैप का नाम शायद वर्डप्रेस में डिफरेंट बन जाता है, तो कहता है इसका नाम डिफरेंट बन गया थोड़ा सा, तो उसके शुरू में कोई एक कैरेक्टर मुख्तलिफ हो सकता है, कोई एक कैरेक्टर मुख्तलिफ हो सकता है, तो उसने क्या लगा दिया, एक क्वेश्चन मार्क। अगर वो ये कहना चाहता कि 2 कैरेक्टर्स मुख्तलिफ हो सकते हैं तो 2 क्वेश्चन मार्क, अगर वो ये कहता 3 कैरेक्टर्स मुख्तलिफ हो सकते हैं तो 3 कैरेक्टर मार्क। सो जितने भी कैरेक्टर्स डिफरेंट, एक एक, अब आपको पता लग गया कि स्टैरिक क्या कर रहा है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्वेश्चन मार्क क्या कर रहा है, सिर्फ एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका साइट मैप से कुछ लेना देना नहीं है, ये सब उन्होंने बताया। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी हम देखते हैं, ये जो स्टैरिक है ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है इसको भी हमने देखना है, लेकिन उससे पहले हमने ये देख लिया वाइल्ड कार्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। ये वाइल्ड कार्ड्स कहीं पर भी हो सकते हैं ना, जहां जहां पर आपको कैरेक्टर रिप्रेजेंट करने हो, चाहे वो एसईओ हो या ना हो, तो वाइल्ड कार्ड का काम तो है ना, एक्सेल यूज कर रहे हो, वहां पर लिस्ट बना रहे हैं, उसमें भी वाइल्ड कार्ड्स हो सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जी ए वाले स्टूडेंट्स, है ना। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, बोला मैंने आगे स्टूडेंट्स लिख दिया, अब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, सारे स्टूडेंट्स। स्टैरिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो हमें पता ही नहीं कितने कैरेक्टर्स हैं, तो किसी का नाम 3 कैरेक्टर्स का होगा, किसी का 5 का, किसी का 10 का, किसी का 15 का, किसी का 20 का, तो हमने कहा सारे के सारे ही बीच में शामिल कर लो। लेकिन अगर मैं यूं कहूं, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि नाम का पहला कैरेक्टर तो ए होगा, बाकी के 3 कैरेक्टर्स, सिर्फ 3 की बात हो रही है, बाकी के 3 कैरेक्टर्स कोई भी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 4 कैरेक्टर्स वाले लड़कों को मैं नहीं बुला रहा, जिनके 4 कैरेक्टर्स में नाम आता है और 5 में आता है उनको मैं नहीं बुला रहा, जिनका 6 में आता है उनको भी नहीं बुला रहा। मतलब एक क्वेश्चन मार्क क्या कह रहा है, एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब क्या हुआ, मैं सिर्फ उन लोगों को बुला रहा हूं जिनका नाम भी ए से शुरू होता है, और उनके नाम में टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं, 4। हाँ आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, वो भी, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम, मैक्सिमम इतने वाले लोग आ जाएं, इससे ज्यादा वाले लोग ना आए, ठीक है। तो ये तो था वाइल्ड कार्ड, भाई इसका एसईओ से कुछ ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ये क्राइटेरिया सेट करने के लिए एक टूल होता है, ठीक है। हमने तो इसे डॉस में पढ़ा था, जिन्होंने आईटी सीखा होगा तो उन्होंने इसे शायद एक्सेल में पढ़ा हो, एक्सेल में इसकी जरूरत पड़ती है। अच्छा, अब आ जाते हैं वापस रोबोट्स के ऊपर, जो असल टॉपिक है हमारा, कि रोबोट्स की फाइल का काम क्या है। तो ये हमें पता लग गया कि कोई 3 एक रूल बने हुए हैं, रोबोट्स की फाइल में 3 रूल्स बने हुए हैं, रोबोट्स की फाइल में 3 इंफॉर्मेशन हैं जो हम दे रहे हैं। पहली इंफॉर्मेशन का नाम क्या है, यूजर एजेंट, अभी बताऊंगा ये क्या है। दूसरी इंफॉर्मेशन का नाम है अलाउ, मेरा ख्याल ये तो समझ आ ही रहा होगा कि भाई इसे अलाउ कर दो। तीसरी इंफॉर्मेशन का नाम है साइट मैप, एक और भी हो सकती है, अलाउ है तो इसके अपोजिट क्या होगा, डिसअलाउ। मैं क्या, एक लाइन और भी हो सकती है कि भाई ये वाली चीजों को डिसअलाउ भी करना है हमने, ठीक है। बट व्हाट इज दिस, ये है क्या चीज, ये समझ लेते हैं पहले। रोबोट्स फाइल आ रही होगी कहीं भी, ये है जी रोबोट्स की फाइल, समझ लेते हैं पहले क्या चीज होती है ये। A robots is a text file, पता लग गया हमें कि भाई ये टेक्स्ट फाइल ही होती है। That resides in the root directory, ये भी आपको पता लग गया रूट डायरेक्टरी क्या होती है, जहां पर साइट में पढ़ा है, जहां पर इंडेक्स पढ़ा है, इसने भी वहीं पर आना है।
ठीक है, इसका नाम क्या होता है भाई, ये भी पता लग गया, रोबोट्स डॉट टीएक्सटी। फाइन। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है, एंड गिव सर्च इंजन क्राउलर्स इंस्ट्रक्शंस एज टू विच पेजेस दे कैन क्राउल एंड इंडेक्स। इसका क्या मतलब हुआ, कहता है भाई ये क्राउलर्स को इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई मेरी पूरी वेबसाइट में कौन कौन सा हिस्सा क्राउलेबल है और कौन कौन सा हिस्सा क्राउलेबल नहीं है। ऐसे ही है जैसे मैं ये कहूँ कि इतनी सारी कुर्सियां तो पड़ी हैं, तो आज एक शॉपिफाई के टीचर आए नहीं है, तो उनके स्टूडेंट्स आए हुए हैं, तो उन्होंने पीछे बैठा दिया उन्हें भी पीछे कि भाई अब इन्होंने 1 घंटा बैठना है, आप इनको भी पीछे बैठा लें। लेकिन आपका क्या ख्याल है, मैं पढ़ाने के दौरान उनसे कोई बातचीत करूंगा? नहीं करूंगा, मैं उन्हें क्राउल नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरी क्लास के स्टूडेंट्स नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ये क्या कहता है, गिव सर्च इंजन इंस्ट्रक्शंस एज टू विच पेजेस दैट दे क्राउल एंड इंडेक्स, कि किसे क्राउल करना है और किसे क्राउल नहीं करना। डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट्स के साथ बात करनी है, शॉपिफाई के स्टूडेंट के साथ मेरी कोई बातचीत नहीं चल रही, ना ही वो मुझसे सवाल पूछेंगे। अगर वो पूछेंगे भी तो मैं उन्हें जवाब नहीं दूंगा, वो शॉपिफाई के स्टूडेंट्स है ना, मैंने तो आपसे बात करनी है। तो इसी तरह मैं इससे कह रहा हूं कि भाई गूगल को ये बताने लगे हैं कि ये हमारी वेबसाइट का फोल्डर है पब्लिक HTML मेन रूट, इसके अंदर कुछ चीजें मैंने इसलिए भी रखी हुई हैं जो कि वेबसाइट का हिस्सा नहीं है, शायद मैंने बैकअप के तौर पर रखी हुई है। जैसे मेरा लेक्चर है, मुझे पता लगा अभी होस्टिंग तो बड़ी अच्छी है मेरे पास, पैसे दिए हुए हैं, ठीक है ना, उसने मुझे 600 GB की होस्टिंग दी हुई है। तो मैंने कहा भाई इतनी बड़ी तो मेरी वेबसाइट भी नहीं है, तो मैंने क्या किया, अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी यहीं पर रख लिए। उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स का मेरी वेबसाइट से तो कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसे तो मैं नहीं कहूंगा कि इनको भी क्रॉल करो, बल्कि मैं मना करूंगा कि जब क्राउलर का टाइम वेस्ट होगा ना भाई, अगर उसमें 32 लेक्चर पड़े होंगे मेरे, तो क्राउलर का तो टाइम वेस्ट होगा, वो जब भी क्रॉल करने आएगा लेक्चर्स को भी क्रॉल करना शुरू हो जाएगा, तो मैं से कहूंगा भाई इसे ना करना, ये रिलेटेड नहीं है वेबसाइट से। तो इसका मतलब है इसे हमने क्या कर दिया, डिसअलाउ। यानी हम बता रहे हैं कि क्या क्राउल करो और क्या क्राउल नहीं करो। ठीक है, समझ में आ गई। अच्छा, एजुकेशन अनाउंसमेंट ही करने आई। आज की अनाउंसमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट इन सेंस ये है कि गेट टुगेदर हम लोग करने लगे हैं ऑर्गेनाइज। कव्वाली नाइट हम लोग ना 24th को कर रहे हैं, ऑन कैंपस है, जिसमें कव्वाली का सेगमेंट रखा गया है, बकायदा कव्वाल आएगा और यू ऑल विल एंजॉय अ लॉट। इसमें लाइव बारबेक्यू भी है। टाइमिंग शाम की है 6 से 10। आउटसाइडर्स अलाउड नहीं है। हाँ, अगर कोई फीमेल आना चाहे तो फिर वो मुझे बता देना, वो मैं देख लूंगी। बॉयज अलाउड नहीं है बाहर से। आप लोग अपना जो है कोर्स के बिहाफ पे अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 1500 हम एक बच्चे से चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, इसकी पेमेंट की जो डेट है लास्ट, वो 17 तारीख है और 24 को तो एग्जाम है। लास्ट डेट 17 है, तो आप कोशिश करें कि कल तक आप करवा लें। उसकी वजह ये है कि इसमें ना सारा शॉर्ट का स्टूडेंट, फिर माशाल्लाह से वो डिग्री वाले सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, तो सीट्स होती हैं लिमिटेड। फिर बाद में हम लोग जो है ना, मिसाल के तौर पे लाइक हमने आज से स्टार्ट कर दिया है, अभी कल का दिन है, परसों का दिन है, वो जितनी रिजर्वेशन, क्योंकि ऑन कैंपस है तो एक लिमिटेड स्ट्रेंथ को ही हम ओके कर देंगे। उसके बाद ये ना हो कि हम आपसे फिर माजरत कर रहे हो कि जी अभी नहीं पास अवेलेबल। जो पीसी जाते रहते हैं उनको पता है कि ये प्रॉब्लम आती है अक्सर। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। थैंक यू। जी, पता लग गया, कवाली है। ठीक है, हम कहाँ पे थे, हम रोबोट्स में थे। आप भी कवाली कर सकते हैं, सामान सारा मौजूद होगा। ठीक है, अच्छा, अब हमने कहा भाई गूगल को क्या कहा हमने भाई, कहाँ थे, कहाँ थे, अलाउ कवाली नहीं डिसअलाउ कर कर रहे रहे थे सर, हाँ, अलाउ कर रहे थे सर। अलाउ हनी, हमने सिर्फ ये कहा कि भाई वेबसाइट्स एंड गिव सर्च इंजन क्राउलर्स इंस्ट्रक्शन एज टू विच पेजेस दे क्राउल एंड इंडेक्स। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि भाई डाटा बड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन इसमें से तुम्हारे काम का डाटा सिर्फ ये वाला है, इसे तुम क्रॉल करो ताकि तुम्हारे पास टाइम कम है। तो ऐसा ना हो कि तुम्हारा तुम्हारा तुम मेरे लेक्चर्स को ही देखते रहो और असल डाटा तक तुम ना पहुंचो और तुम्हारा क्राउल टाइम ही खत्म हो और तुम चले जाओ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मेरा डैमेज हो गया भाई, मेरी तो वेबसाइट इंडेक्स ही ना हुई, क्योंकि मैंने असल चीज़ों को तो इंडेक्स नहीं करवाया।
तो हमें समझ में आ गया कि इन रोबोट्स की फाइल का पर्पस क्या है, कि गूगल को इंफॉर्मेशन देना कि ये डाटा है, इसको क्रॉल करना है और इसको क्रॉल नहीं करना। जी ये टेक्स्ट फाइल होती है, ये हमने देख लिया, सबको समझ में आ गया हमें ये क्या चीज़ होती है। अब आगे बात आ गई इसके रूल्स की। ये जो 4 लाइनें लिखी हुई थी इन्हें हम रूल्स बोल रहे हैं। ये जो 4 लाइनें हम पढ़ रहे थे, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा था, क्या लिखा हुआ था सबसे ऊपर, यूजर एजेंट, ये रूल है। दूसरे नंबर पर लिखा हुआ था अलाउ, ये रूल है। तीसरे नंबर पर होगा डिस अलाउ, ये भी रूल है। और आखिरी नंबर पर हमने लिखा हुआ साइट मैप, इसीलिए हमने साइट मैप पहले बनाया था कि भाई साइट मैप होगा तो रोबोट्स की फाइल बनानी है। इसका मतलब है साइट मैप, वेबसाइट भी लाइव है, साइट मैप भी लाइव हो चुका हुआ है। अब हमने उसको रेफर भी करना है कि भाई साइट मैप भी है, यानी अब क्राउलर को इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं। पहले हमने क्या किया था, इंफॉर्मेशन क्रिएट की थी, अब हम क्राउलर को मैसेज देने के लिए रोबोट्स की फाइल बना रहे हैं। साइट मैप जो बनाया था वो क्या थी, इंफॉर्मेशन थी। वहां पर हम ये नहीं कह रहे थे कि रोबोट तक क्राउलर तक कोई बात चली गई है, वो हमने इंफॉर्मेशन बना ली थी। इस फाइल के थ्रू हम मैसेज क्राउलर को भेज रहे हैं। कौन सा मैसेज, वो जो साइट मैप वाला मैसेज था वो भी। पहला मैसेज क्या है, पहला मैसेज है यूजर डैश एजेंट। यूजर डैश एजेंट से क्या मुराद है, यूजर डैश एजेंट से मुराद है सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है भाई पता है आपको, सबको पता होगा, गूगल सर्च इंजन ही है ना, MSN सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है। लेकिन हम जब SEO की बात करते हैं तो वो गूगल के ऊपर मोस्टली कर रहे होते हैं, मोस्टली विजिटर्स भी गूगल पर ही होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने कहा भाई यूजर डैश एजेंट कौन से सर्च इंजन जिन पे आप रैंक करवाना चाहते हो, तो आगे लगा दिया हमने स्टैरिक। समझ में आ गया ना आपको। इसका मतलब हुआ भाई जितने भी सर्च इंजन है ना, सबको मेरी वेबसाइट हर सर्च इंजन पे नजर आनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सब सर्च इंजन के क्राउलर्स मेरी वेबसाइट को देख सकें। अलाउ कॉलन स्लैश, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि सब कुछ मैंने अलाउ कर दिया। ऐसे ही है, हो सकता है कि हमने इसमें कुछ डिसअलाउ करने वाला लिखा ही ना हो, तो हमने क्या किया कि भाई सिर्फ वही चीजें रखी हैं जो वैलिड थी वेबसाइट के लिए, तो हमने कहा अलाउ कॉलन स्लैश। इसका मतलब क्या हुआ कि सब कुछ ही हमने अलाउ कर दिया। इसमें मैं थोड़ी सी चेंज करता हूं आपको समझाने के लिए। अच्छा यहां आए, ये क्या है, साइट मैप कॉलन, आगे पूरा साइट मैप तो लाइव हो चुका है ना, तो उसका URL तो बन गया। तो ये पूरे का पूरा URL यहां से उठाएंगे, कॉपी करेंगे, उधर से ऑनलाइन उठाया, कॉपी किया और इधर आकर साइट मैप कॉलन के आगे पेस्ट कर दिया। मतलब क्या हुआ, रोबोट्स को एक फाइल पेश कर रहे हैं कि भाई गूगल को फाइल दे रहे हैं कि ये लो भाई फाइल है और साइट मैप बना हुआ है, ये उसका एड्रेस है। इसका मतलब है अगर बना नहीं होगा तो एरर पेज ही आएगा ना फिर तो। अच्छा अब अलाउ के बाद सब कुछ अलाउ कर दिया और यहां मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, डिसअलाउ। जी आगे क्या लिखा मैंने, देखें वीडियोस, भाई रूट के ऊपर एक फोल्डर पड़ा हुआ है वीडियोस का, एक फोल्डर पड़ा हुआ है टेम्प का, एक फोल्डर पड़ा हुआ है 2023 का, और एक फोल्डर पड़ा हुआ है, मैंने एग्जांपल्स दिए आपको सिर्फ, 2024 का, और एक फोल्डर पड़ा हुआ है जी 2025 का। इन्हें क्राउल नहीं करना। अब क्या हुआ, क्राउलर जब आएगा उसको पता लग गया कि मुझे सब कुछ क्राउल करना है इन्हें छोड़कर। किन्हें छोड़कर, डिसअलाउ वाले फोल्डर्स को छोड़कर। समझ में आ गया। ये हमने, अब यहां पर कोई HTML नहीं है, नो HTML, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्लेन टेक्स्ट की शक्ल में हम गूगल के क्राउलर को दे रहे हैं। पहली इंस्ट्रक्शन क्या दी कि भाई सारे सर्च इंजन क्राउल करें। सर्च इंजन को एड्रेस कैसे किया, यूजर डैश एजेंट से, और ऐसे ही लिखते हैं यू कैपिटल डैश एजेंट स्मॉल, अलाउ कॉलन स्लैश डिसअलाउ कॉलन फोल्डर्स साइट मैप, बस ये इंफॉर्मेशन इसको दे दी। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब गूगल को पता लग गया कि भाई मुझे क्या क्या क्राउल करना है और क्या क्राउल
नहीं करना। अच्छा, अब कुछ थोड़ी सी टेक्निकल बातें आखिर में इसकी। रोबोट्स एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड्स, इसका क्या मतलब हुआ? वो जो मैंने डिसअलाउ लिखा, दैट इज कॉल्ड रोबोट एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड, कि भाई क्या शामिल नहीं करना। ओके, व्हाट हैपन इफ यू डोंट हैव रोबोट फाइल, इसका जवाब तो मेरा ख्याल आपके पास होगा, है ना? होगा ना? क्या जवाब है? व्हाट हैपन इफ यू डोंट हैव रोबोट फाइल? कहता है अगर आप रोबोट फाइल बनाते ही नहीं हो, कभी जाए बाढ़ में, क्या जरूरत है इसकी? नहीं बनाते, फिर क्या होगा भाई? फिर गूगल पूरी वेबसाइट को क्रॉल करना शुरू हो जाएगा, और अगर उसमें कुछ इररेलेवेंट चीजें हुई, पहली बात तो यह है कि वो गूगल का क्रॉलर सबसे पहले आपकी वेबसाइट पे आकर ढूंढेगा ही रोबोट को, नहीं मिलेगा तो एसईओ का एक फैक्टर तो वीक पड़ गया, और फिर उसे जो जो कुछ नजर आएगा वो उसको क्रॉल करके चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये कोई इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अच्छा, व्हाट हैपन इफ आई एक्सीडेंटली ब्लॉक सर्च इंजन फ्रॉम एक्सेसिंग माई वेबसाइट? भाई आपने गलती से डिसअलाउ में लिख दिया index.html, अब क्या हो गया? अब तो आपने अपने होम पेज को ही डिसअलाउ करा दिया। क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि अभी आप शायद कोई वेबसाइट में मेंटेनेंस कर रहे थे, कुछ काम करने लगे हुए थे, लेकिन आपने काम का, आपको लग रहा था कि आपका काम तो है एक दिन का, तो आपने वो काम कर लिया, मगर आप भूल गए कि आपने डिसअलाउ भी किया था। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब आपने अनइंटेंशनली गूगल के क्रॉलर को मना कर दिया कि आपकी वेबसाइट क्रॉल नहीं होगी, और आप लगे हुए अभी वेबसाइट इंडेक्स ही नहीं हो रही। क्या मसला है? जिस मसले का हल गूगल के पास नहीं है, वो नहीं आपको बताएगा कि भाई नहीं है वहां पर कुछ भी, आपने बंद किया हुआ उसे। ये चीज हमें खुद से चेक करनी पड़ेगी कि अगर हमने डिसअलाउ किया तो बाद में हमें इसको रिमूव भी करना है, यानी अलाउ भी करना है वहां से। ठीक है, तो इसकी टेक केयर हमने करनी है। डू यू नीड अ रोबोट्स फाइल? मेरा ख्याल इसका जवाब आपके पास है, इतनी देर से हम यही डिस्कस कर रहे हैं। वाई यूज रोबोट्स फाइल, ये भी पता लग गया जी। अब टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। नंबर वन, पहली चीज क्या है? पहली चीज है कि रोबोट की फाइल बना दी, तो भाई किसी अदालत में जाकर चैलेंज नहीं कर सकते कि रोबोट्स की फाइल बना भी दी है और गूगल मेरी वेबसाइट को इंडेक्स नहीं कर रहा। स्टिल गूगल ये कहता है कि कुछ चैलेंजेबल एक्टिविटी नहीं है। मतलब मैं आपकी वेबसाइट को अगर नहीं कर रहा, किसी वजह से नहीं कर रहा हूँगा, तो इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि आपने क्योंकि रोबोट्स की फाइल बना दी तो लाजमी तौर पर आप को क्रॉल किया जाएगा और रोज किया जाएगा। ये सारी एक्टिविटी मेरे ऊपर डिपेंड करती है, मैं कैसे करूँगा। नंबर वन। नंबर टू, दूसरा टेक्निकल पॉइंट है, वो क्या है? वो कहता है भाई आपने ना अपना जो अबाउट अस का पेज था उसमें कुछ चेंजेस करनी थी, तो आपने उसे करवा दिया डिसअलाउ, चेंजेस जो करनी थी आपने। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब तो वो क्रॉल नहीं हो रहा, मना कर दिया ना क्रॉल होने से। बट आपकी वेबसाइट के होम पेज के ऊपर एक हाइपर लिंक है, उसे जब हम क्लिक करें तो हम कहां चले जाते हैं? अबाउट अस के पेज के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ? वो अबाउट अस से तो मना हो गया, मगर आपके होम पेज से स्टिल क्रॉलेबल है। कौन सा पेज? अब होम की बात नहीं कर रहे, होम के ऊपर एक लिंक पड़ा हुआ है, जब बंदा उस पर क्लिक करता है तो अबाउट अस पर चला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कहता है जब भी आपको ये करना हो कि किसी एक्टिव पेज को डिसेबल करना हो कि ये क्राउल ना हो, तो उसके लिंक्स जहां जहां पड़े होंगे उन्हें भी डेड करना पड़ेगा। लिंक को डेड करने का तरीका क्या होता है? वो हमने एंकर का टैग पढ़ा था ना, ठीक है? या तो उसको कमेंट कर दें, वो आएगा ही नहीं, या फिर हम href इक्वल्स टू को खाली कर दें जरा कुछ देर के लिए, तो लिंक तो नहीं रहा ना। अब कोई भी बंदा उस पर क्लिक करेगा तो वहीं पे ही रहेगा, आइकॉन बना हुआ भी आ रहा होगा तो वहीं पे रहेगा। नहीं तो कमेंट कर देंगे तो पूरे का पूरा लिंक का टेक्स्ट भी नजर नहीं आएगा। लेकिन मैं कहता हूँ लिंक का टेक्स्ट नजर आता है जो भी लिखा हुआ है, अबाउट अस आ रहा है ना, वो लिखा रहे, लेकिन अबाउट अस को क्लिक करने से वो किसी जगह पर जाए ना। तो फिर मैं क्या करूंगा? a स्पेस href इक्वल्स टू अबाउट अस डॉट html था ना उसके अंदर, वो अबाउट अस डॉट html को रिमूव कर देंगे, ठीक है? ये थी दो चीजें हमारी टेक्निकल एसईओ की। और इसका मतलब क्या हुआ? रोबोट्स की फाइल बन गई, इस फाइल को सेव कैसे करेंगे हम? नाम क्या रखेंगे? रोबोट्स डॉट txt। और साइट मैप की जो फाइल है उसका नाम क्या रखेंगे? हम नहीं रखेंगे, वो तो ऑटोमेटिक जनरेट होगा तो नाम ही बन जाएगा, साइट मैप डॉट xml। ये दोनों फाइलें हमें रूट में रखनी है।
पहले हमने टेक्निकली, मैंने जानबूझ के आपको पहले साइट मैप बनवाई ताकि आपको लॉजिक समझ में आए कि साइट मैप होगी तो रोबोट्स में आएगी ना। ऐसा तो नहीं पहले रोबोट्स की फाइल बना लें और उसमें साइट मैप डालना है तो मिस हो जाएगी एक चीज़। पहले साइट मैप बनाएं, अपलोड कर दें, उसका लाइव यूआरएल लें, उसे कॉपी करके साइट मैप कॉलन रोबोट्स के अंदर ऐड कर दें, फिर रोबोट्स की फाइल को अपलोड कर दें। ये दोनों टेक्निकल एसईओ के फैक्टर्स है। अब हम आगे किधर जाएंगे? अगली क्लास में हम पढ़ेंगे गूगल सर्च कंसोल, ये क्या होता है, और वेबसाइट को हम कैसे अपलोड करेंगे और इन फाइलों को हम कैसे अपलोड करेंगे ऑनलाइन। ये प्रैक्टिस मैं आपको अपने होस्टिंग अकाउंट पे कराऊंगा, ठीक है। तो अगर आपके पास भी कोई होस्टिंग होगी तो आप उस पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लोकली तौर पर तो इसको नहीं टेस्ट कर सकेंगे ना, अपने कंप्यूटर पे इसको टेस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको किसी होस्टिंग अकाउंट में ये सब चीज़ें टेस्ट करवाऊंगा, ठीक है जी।